तो सबसे पहला सवाल आपसे यही कि पत्रकारिता तो हम लोगों ने साथ की थी, और ये सवाल मैं हर बार इनसे पूछती हूँ, फिर पूछ रही हूँ कि पत्रकार से कलाकार तक का सफर आखिर क्यों और कैसे? पत्रकारिता कहीं ना कहीं पत्रकारिता में मुझे लग रहा था कि मैं किसी लाला की नौकरी कर रहा हूँ, जहाँ आपकी बड़ी मेहनत से बनाई हुई 3 कॉलम की न्यूज़ पर एक तेल का ऐड भारी पड़ जाता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बिना सरकारी संरक्षण और संवर्धन के कोई भी कला जो है वो फलीभूत हो ही नहीं सकती। जो तानसेन है वो तनसुख ही रह जाता अगर वो अकबर के दरबार में नहीं पहुंचता। उपेक्षा जो है कलाकार की वो ऐसे है कि हम तनसुख ही रहने दे रहे हैं अपने कलाकार को, तानसेन नहीं बनने दे रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ जब कोई सेना का जवान मरता है तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि वो वीर सैनिक जो है वो शहीद हो गया, लेकिन वहाँ की जो खबरें चल रही थी उसमें हम देख रहे थे हमारी मस्जिद शहीद हो गई। इसीलिए जो आज हमारे सरकार ने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आज एक कानून आया है, तो ये मैं इस कानून की सराहना इसलिए करूँगा कि कोई हिंदू पर्सनल लॉ नहीं होना चाहिए, कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं होना चाहिए। धर्म जो है बहुत निजी चीज़ है, एक नितांत निजी, कि जैसे पति पत्नी के बीच का जो एक संबंध होता है, जो बेडरूम का संबंध है एक, वो आप उसका डिस्कशन आप चौराहे पर नहीं करते। उसी तरीके से धर्म भी आपका इतना निजी है कि ये जिस दिन दिल्ली के बाहर जब जाएगा तो ये मानवता को कलंकित करेगा, ये आतंकवाद को पैदा करेगा। और यहाँ पे मैं वैसे कम्युनिस्ट विचार का बिल्कुल से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे कार्ल मार्क्स की बात सही लगती है कि धर्म एक अफीम की तरह है, एक नशा है, और इस नशे से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। दीदी भूली भैजी सुना। नमस्कार दगड़ियों, मैं उत्तराखंड की नौनी नलिनी गोसाई और स्वागत करती हूँ आप सभी का आज अपने भेंट वार्ता सीरीज में। तो आज हमारे साथ हैं अभिषेक मेंदोला जी, जो कि रंगमंच में एक अच्छा नाम है, और साथ ही ये हिंदी और रीजनल सिनेमा के साथ भी जुड़े हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। कई क्षेत्रीय के साथ ही कई बॉलीवुड फिल्मों में भी ये काम कर चुके हैं। दम लगा के हईशा भी इनकी एक रिवाज आई, और कई ऐसी फेमस फिल्मों में बहुत अच्छा किरदार ये निभा चुके हैं, और पत्रकार से कलाकार तक का सफर भी ये तय कर चुके हैं। तो अभिषेक जी, सबसे पहले उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल आपसे यही कि पत्रकारिता तो हम लोगों ने साथ की थी, और ये सवाल मैं हर बार इनसे पूछती हूँ, फिर पूछ रही हूँ कि पत्रकार से कलाकार तक का सफर आखिर क्यों और कैसे? आप जीवन में एक ही क्षेत्र में जो है ज़्यादा सुकून से काम कर सकते हैं। तो जब पत्रकारिता कर रहा था तो साथ में रंगमंच भी मेरा जारी था। तो हमारे एक एडिटर हैं मिश्रा जी, उन्होंने मुझे एक सलाह दी कि आप जो है 2 किश्तियों में सवार मत हो। 2 किश्तियों में अगर आप सवार होंगे तो कभी भी एक तरफ किनारे पर नहीं, डूबने का खतरा रह सकता है। खतरा हमेशा। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं रंगमंच में मुझे ज़्यादा सुकून देता है, ज़्यादा खुशी देता है, और पत्रकारिता कहीं ना कहीं पत्रकारिता में मुझे लग रहा था कि मैं किसी लाला की नौकरी कर रहा हूँ, जहाँ आपकी बड़ी मेहनत से बनाई हुई 3 कॉलम की न्यूज़ पर एक तेल का ऐड भारी पड़ जाता है। अरे क्या बात है। तो वो आत्मा जो है कहीं दुखी हो रही थी पत्रकारिता करते हुए। तो ये सभी झेलते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पत्रकारिता में जो लोग हैं वो मुझे बड़ा मज़ा आया पत्रकारिता करते हुए भी, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। तो सुकून की तलाश जो है मुझे रंगमंच की ओर, कला की ओर ले आई। क्या बात है। अच्छा, कई क्षेत्रीय फिल्में बन रही हैं और कई बाहर की बॉलीवुड की फिल्में भी यहाँ शूट हो रही है। अब सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जा रही है अच्छी, क्या कुछ कहेंगे आप इस बारे में? ये एक वाकई में सार्थक पहल है हमारी सरकार के द्वारा कि वो सब्सिडी दे रही है। अगर आप उत्तराखंड में जो भी इन्वेस्ट आप करते हैं उत्तराखंड में, उस पर वो सब्सिडी दी जा रही है, आपके टोटल बजट पर वो सब्सिडी नहीं है। तो आप अगर हिंदी फिल्म उत्तराखंड में शूट करते हैं तो उत्तराखंड के कितने होटल्स को आपने किया, ट्रांसपोर्ट उत्तराखंड से लिया, उत्तराखंड के कलाकारों को आपने काम दिया, तो जो भी पैसा आप उत्तराखंड में खर्च करते हैं उस पैसे पर उत्तराखंड सरकार आपको सब्सिडी देती है। बिल्कुल। और जैसे यहाँ क्षेत्रीय सिनेमा जो है, क्षेत्रीय फिल्मों की बात करें, टोटल शूट यही हुआ है, सब कुछ यही, तो पूरी फिल्म में उस पर सब्सिडी मिलती है? उसमें पूरी सब्सिडी है। तो अगर क्षेत्रीय फिल्म आप कर रहे हैं तो इस वजह से लगातार फिल्म्स बन भी रही हैं। हाँ, वही आपको लगता है कि बाढ़ आई है, एक तरह से बढ़ रही है, और वो उनमें क्या कुछ
क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी अच्छी आ रही है, ऐसा कुछ? हाँ, नहीं देखिए, दो तरीके के होते हैं। एक तो जिसका सब्सिडी से घर चल रहा है जी। तो ऐसे लोगों की तो बाढ़ आई है, अच्छा। लगातार से फिल्म बना रहे हैं क्योंकि घर चलता है सब्सिडी से। और एक वो है जो वाकई में फिल्म मेकर है, जो दर्शकों को कुछ देना चाहता है, जो अपनी बात कहना चाहता है सिनेमा के माध्यम से। तो पर ऐसे कम होते हैं हमेशा। तो उसके दोनों ही फायदे हैं कि भाई देखिए, जब लगातार फिल्म बनेगी तो यहाँ के कलाकार को काम मिलेगा, ये तो एक इसका सुखद पक्ष है। इसका दुखद पक्ष ये है कि आप जब सिर्फ सब्सिडी के लिए काम करते हैं तो आप क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते, आप अपने कहानी पर फिल्म की ध्यान नहीं देते, आप तकनीक पर ध्यान नहीं देते, तो इन क्षेत्रों में आपकी फिल्म पिछड़ जाती है। तो आपको एक जद्दोजहद करनी पड़ती है अपने दर्शक को सिनेमा हॉल तक लाने की। आपको फिल्म बनाने के बाद अब आपको कोई ऐसा व्यक्ति, धनी व्यक्ति ढूंढना पड़ता है जो स्पॉन्सर कर दे आज का शो, कि भाई 50 टिकट आप कर दीजिए, 100 आप कर दीजिए। तो ये इसका दुखद पक्ष है, क्योंकि आप अच्छी जब कहानी नहीं दे पाएंगे। और इसके साथ क्या होता है, जो अच्छी फिल्म्स बना सकते हैं, जो अच्छी फिल्म बना रहे हैं, जो कुछ ही लोग हैं, उनकी फिल्म को देखने भी दर्शक नहीं पहुंचता हॉल तक। ये भी एक संकट है कि फिल्म तो बना ली, लेकिन कोई ना कोई स्पॉन्सर भी चाहिए जो दर्शकों के टिकट का खर्चा उठा सके और अपना जो सिनेमा हॉल है वो खचाखच भरा हुआ दिखे। तो ये दोनों ही पक्ष हैं सब्सिडी के, कि भाई फिल्में लगातार बन रही हैं तो काम भी मिल रहा है, तकनीशियनों को काम मिल रहा है, कलाकारों को काम मिल रहा है। बिल्कुल, हर चीज का मुझे लगता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पक्ष होते हैं। तो बात तब होती है, हर बात के दोनों पक्ष हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन जब नेगेटिव अधिक हो जाए तो उस पर बात की जानी चाहिए। जी जी जी। अच्छा, बात करते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स की भी आजकल बाढ़ सी आ गई है। जब भी बाहर से किसी को फिल्म बनानी होती है तो यहाँ हायर करते हैं वो कास्टिंग डायरेक्टर, उनको अच्छा बजट देता है। क्या वाकई में वो सब लोग इतने नॉलेजेबल होते हैं? हाँ, ये एक ज़रूर, मैंने कुछ फिल्म्स की कास्टिंग की है। मुझे लगता है कि कास्टिंग डायरेक्टर को अभिनय का, स्क्रिप्ट का बहुत अच्छा सेंस होना चाहिए। और भारत में तो कभी ये कास्टिंग जैसी कोई बात ही नहीं हुआ करती थी। हमारे देश के मेरे ख्याल से पहले कास्टिंग डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया ही हैं हमारे प्रदेश से, जो है मूलतः जो हमारे प्रदेश से हैं। तो शेखर कपूर जी की एक फिल्म आई थी बैंडिट क्वीन, उसमें पहली बार ये कॉन्सेप्ट इंडिया में आया था कि कास्टिंग डायरेक्टर जैसी कोई चीज़ है जो कास्ट करेगा। और मुझे बड़ा बढ़िया काम लगता है कि ये, लेकिन यहाँ क्या है कि हमारे जो प्रदेश में है कास्टिंग डायरेक्टर नहीं है। सिर्फ अगर हम एक दो के अगर हम नाम ले लें कि हम अमान इकबाल है, उसको सेंस है एक्टिंग का, तो वो कास्टिंग करता है तो गले उतरती है बात। यहाँ पर क्या है कि जो क्राउड के कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो क्राउड होता है फिल्म में, उसको कोऑर्डिनेट करने वाले कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो भी अपने आप को कास्टिंग डायरेक्टर्स लिख देते हैं। और फिर क्या होता है कि मैनिपुलेशन होता है एक्टर का, क्योंकि उनका मकसद अच्छा एक्टर देना नहीं होता। उनका मकसद होता है कि सपोज 10,000 रुपये एक एक्टर का पर डे निर्धारित हुआ है, तो वो एक्टर को क्या करते हैं, 5,000 रुपये देते हैं, 2,000 रुपये भी दे देते हैं, 3,000 भी दे देते हैं, 6,000 7,000 7,000 रुपये उसके पर डे में से अपने पास रख लेते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि शोषण जो हो रहा है उस कलाकार का तो हो ही रहा है, उस प्रोड्यूसर का भी नुकसान होता है, क्योंकि बेहतर कलाकार वहाँ नहीं पहुँच पाती, क्योंकि बेहतर कलाकार उनके दिए कोट रेट्स में काम नहीं करता। और उनको इस बात से कोई सरोकार ही नहीं होता कि कलाकार बेहतर है या ख़राब। उनका सरोकार यह है कि किसी तरीके से ये अप्रूव हो जाए और हम इसमें से अपना कट रख सके। मैं कट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद कभी कट नहीं लेता एक्टर में से। मुझे बड़ा बुरा लगता है कि मैं कलाकार हूँ, अगर मेरे मेहनत में से कोई हिस्सा ले जाए तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। तो मैंने जब कास्टिंग की तो इसीलिए कंपनी से डायरेक्ट चेक्स जो है एक्टर्स के नाम पे बनाए, और कंपनी को ये कहा फिल्म की कि आप मुझे मेरा मेहनताना, मेरी कास्टिंग फीस दीजिए कास्टिंग डायरेक्टर की। तो लेकिन ये सब जगह नहीं हो पाता। सब जगह आजकल क्या होता है कि वो कहते हैं कि आप कास्टिंग डायरेक्टर को पूरा पैसा दे देते हैं एक्टर का, और वो प्रॉपर कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं है, वो कोऑर्डिनेटर्स हैं। जो क्राउड की कोऑर्डिनेशन करने वाले लोग अगर एक्टर का कोऑर्डिनेशन करेंगे तो उनके लिए एक एक्टर में और एक क्राउड में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। तो ना तो वो सम्मान उस कलाकार को कहीं ना कहीं लगता है कि कलाकारों की भी उपेक्षा ही हो रही है, उपेक्षा हो रही है कि जिसके वो हकदार है उतना उनको नहीं मिल पाता।
तो ये एक पीड़ा तो है ही। कलाकारों की उपेक्षा की अब बात आई गई है तो और बात कर लेते हैं। आपको लगता है कि उत्तराखंड में कलाकार उपेक्षित हैं? और क्योंकि कलाकार अक्सर यही बोलते हैं कि हम लोग जो भी काम करते हैं हम उसका मानदेय देख ले संस्कृति विभाग में, या तो उस हिसाब से हमें नहीं मिल पाता है जिसके हम हकदार हैं, और एक कलाकार उतने पैसे में अपना घर भी नहीं चला सकता है। हाँ, ये बड़ा मज़ेदार बात है कि हम अगर किसी प्रदेश की, किसी देश की उन्नति को जब मापते हैं तो उसमें हम सांस्कृतिक रूप से कितने उन्नत हैं, ये मापदंड हमेशा रहता है। लेकिन जब हम कलाकारों के वाकई में उत्थान की बात करते हैं तो ये हमारा एजेंडा ही नहीं होता। हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो में एजेंडा ही नहीं है कि कलाकारों के लिए कुछ सोचा जाए। तो इस वजह से क्या है कि आप ये देखिए कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बिना सरकारी संरक्षण और संवर्धन के कोई भी कला जो है वो फलीभूत हो ही नहीं सकती। जो तानसेन है वो तनसुख ही रह जाता अगर वो अकबर के दरबार में नहीं पहुँचता। वो अकबर के दरबार में जब पहुंचा तब वो तानसेन बना। यानी सरकारी संरक्षण एक टैलेंटेड व्यक्ति को भी चाहिए। तो अब जैसे ये सब्सिडी है, ये एक बहुत बड़ा संरक्षण है, लेकिन इसमें लूप होल्स जो हैं वो खराब है। क्या सब्सिडी सही लोगों तक पहुंच रही है, सही लोगों को मिल रही है? या जब भी कोई चीज होती है तो होता है कि जो देखिए ये बड़ा मुश्किल है कि ये तय करना कि ये फिल्म खराब है और ये अच्छी है, तो ये बहस का विषय हो जाता है। तो इसलिए जो फिल्म बना रहा है उसको सब्सिडी दी जाए। जी जी जी, ये सरल उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता है। कोई भी बहस में नहीं पढ़ना चाहेगा और कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि मेरी फिल्म खराब है। हर एक की फिल्म अच्छी होती है, पहली बार होती है। हर व्यक्ति कहता है उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, कोई भी फिल्म आती है तो यही होता है। हमने कुछ अलग सा सिनेमा बनाया है। तो ये बहस नहीं है। बहस ये है कि अगर ये ऐसा हो जाए कि ये आप अच्छी फिल्म जो है इसके लिए एक कमेटी का गठन हो, वो तय करे ये फिल्म कैसी है, तो लेकिन ये बहुत दूर की बात है। फिलहाल तो हम इसी पे खुश है कि सब्सिडी मिल रही है, दी जा रही है। उपेक्षा जो है कलाकार की वो ऐसे है कि हम तनसुखी रहने दे रहे हैं अपने कलाकार को, तानसेन नहीं बनने दे रहे हैं। तो इसमें क्या है कि अब आप ये देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे रंगकर्मी साथी हैं हमारे साथ बहुत सारे, जो अपने रंगमंचीय काल को स्वर्णिम काल भी कहते हैं। देहरादून का रंगमंच 70 से 80 के बीच का जो काल है उसको कहते हैं वो स्वर्णिम काल है। ये सब कुछ है, लेकिन आप ये बड़ा सोच का विषय है कि किसी भी रंगकर्मी का बेटा या बेटी रंगमंच में सक्रिय नहीं है। बड़ी बात है, किसी का भी नहीं है। वो चाहते ही नहीं हमारे बच्चे इस क्षेत्र में आए, या बच्चे नहीं चाहते कि हम इस क्षेत्र में जाएं। देखिए, प्रोत्साहित ही नहीं किया गया कभी। बच्चों का शौक इस तरफ तब होता कि वो कभी प्रोत्साहित होते। और मैं उनको गलत नहीं कहता कि उनके बच्चे नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है उस पीड़ा का कि रंगमंच में रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है। और अगर मैं रंगमंच कर रहा हूँ तो मैं सिनेमा में की तरफ अगर कास्टिंग करता हूँ तो वो सिर्फ पैसे के लिए कर रहा हूँ। मुझे कोई, मैं तो कलाकार हूँ, मुझे कास्टिंग में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, कभी भी नहीं रहा, या प्रोडक्शन में। मैं पूर्णतः एक कलाकार हूँ, एक लेखक हूँ, एक निर्देशक हूँ। तो वो सिनेमा में भी वही रहना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं कुछ वजह इसकी ये भी तो नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे भी पूछते हैं कि यहाँ कोई थिएटर का स्कूल है क्या, जहाँ बच्चों को सिखा सकते हैं, कोई ऐसा बॉलीवुड ड्रामा, कुछ भी ऐसा कोई स्कूल जहाँ बच्चों को एक्टिंग सिखा सकते हैं। बच्चों को वो कला शायद हम कहीं ना कहीं इस रूप में दे ही नहीं पा रहे हैं, कोई ट्रेनिंग, कोई प्रशिक्षण। तो कहीं ना कहीं ये कमी तो नहीं है कहीं स्टेट की? बिल्कुल। मैं एक अगर कोई आपका प्रशिक्षण का कोई जगह अगर होती सरकारी, जैसे एनएसडी है, तो एनएसडी के एक्सटेंशन प्रोग्राम्स है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो ये इनिशिएटिव तो गवर्नमेंट ही लेगी कि एनएसडी का एक एक्सटेंशन प्रोग्राम हमारे उत्तराखंड में हो। वरना क्या होगा कि गली मोहल्लों में, घरों में अभिनय के नाम पर स्कूल्स खुल जाएंगे, क्योंकि ये सबको पता है कि सिनेमा में, टीवी में पैसा बहुत है। तो ये पैसे की वजह से आकर्षण जरूर है, लेकिन अभिनय की जो और गुण है उनकी वजह से आकर्षण नहीं है। तो इसलिए क्या है कि बेहतर अभिनेता कभी नहीं पहुंचता। वो जैसे आप हमारे पत्रकारिता में भी
कि पत्रकारिता का जो ग्लैमर है कि उसे देख के आकर्षित होते हैं हाँ, स्टूडेंट्स। लेकिन पत्रकारिता की क्या जिम्मेदारियां हैं हाँ, समाज के वो प्रति, उन्हें पता नहीं होता है। वो पता भी नहीं होती और उस तरफ वो जाना भी नहीं चाहता। भाई पुलिस वाला हमें हाथ नहीं देगा, पुलिस वाला हमारा लाइसेंस चेक नहीं करेगा, हम रात को कहीं आ रहे हैं तो हमें वीआईपी सीट मिल जाएगी, हमें किसी सेमिनार में गिफ्ट्स मिल जाएंगे, हमें आगे की पंक्ति में बैठा दिया जाएगा। ये ग्लैमर से प्रभावित होकर के पत्रकार जो हैं, पत्रकारिता में ज्यादा पत्रकार इस तरफ आते हैं। वही रंगमंच में और मतलब अभिनय में भी, रंगमंच में तो खैर कोई ऐसा ग्लैमर नहीं है। वहाँ तो जो वाकई में जिसको कला से प्यार होगा, जिसको अभिनय से प्यार होगा, वो रंगमंच की ओर आता है। मैं बात कर रहा हूँ सिनेमा की और टीवी की, जहाँ पर आकर्षण है, पैसे का आकर्षण है, लोग आपको ज़्यादा लोग जानते हैं, पहचानते हैं। उस पहचान का जो आकर्षण है, उसकी वजह से लोग क्या होते हैं कि वो भटकते हैं गली मोहल्लों में कि हमारे बच्चे को कोई सिखाने वाला मिल जाए। तो वहाँ वो जो नहीं जानते अभिनय के बारे में, वो उन्होंने छोटे छोटे अपने स्टॉल्स खोले हुए हैं किस्म के, जैसे पान की दुकानें होती है ना, उस तरीके की पान की दुकानें हैं, और वहाँ पे वो कहते हैं कि हम बच्चों को सिखाएंगे। और मुझे ये लगता है कि कोई अभिनय किसी को नहीं सिखा सकता। आपके अंदर जो है उसको वो सिर्फ निकाल सकता है। सिखा तो ये अभिनय तो सिखाया ही नहीं जा सकता, ये तो आपके अंदर है। बिल्कुल। इसको तो सिर्फ तराशा जा सकता है, इसको बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए गुरु चाहिए। जो तानसेन बनाने के लिए गुरु चाहिए, तो वो हमारे यहाँ अभी उसकी कमी नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि सभी जिन्होंने स्कूल्स और इस तरीके के इंस्टीट्यूट्स खोले हुए हैं। चलिए, ये तो रही राज्य की चिंता या कलाकारों की चिंता कि कलाकार उपेक्षित है या फिर उनके बच्चे कैसे आगे बढ़ पाएंगे इस क्षेत्र में, या राज्य के अन्य बच्चे भी कैसे इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे, क्या कुछ यहाँ होना चाहिए। लेकिन इस समय देश में जो कुछ चल रहा है, हम उस पर आते हैं। अभी आप जानते हैं कि ये जो पाकिस्तान बार बार अपनी हरकतें कर रहा है, आतंकवादी एक्टिविटी, फिर हमारे देश ने की ओर से भी जो है प्राइम मिनिस्टर की ओर से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। तो एक इंडियन होने के नाते अभी जो सीज फायर हो गया, सब कुछ रुक गया। हर बच्चे की जुबान पे है कि नहीं रुकना चाहिए था, चलना चाहिए था। लेकिन आप भी हमारे देश के नागरिक है, कलाकार तो बाद में है। आप क्या कुछ राय रखते हैं इस मुद्दे पे? मेरी राय जो है वो औरों से भिन्न नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि मैं कलाकार हूँ, इसलिए हो सकता है कि एक कलाकार जो होता है अन्य व्यवसाय के लोगों के मुकाबले ज़्यादा संवेदनशील होता है कि उसके आसपास जो घट रहा है वो उसको प्रभावित ज़्यादा करता है। तो ये बात तो सभी स्वीकारते हैं कि युद्ध जो है वो हमें कई वर्ष पीछे ले जा लेता है, तो युद्ध तो नहीं होने चाहिए। लेकिन कई बार युद्ध जो है वो शांति स्थापित करने के लिए भी किए गए हैं, और ये तो इसका इतिहास गवाह है कि शांति का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं युद्ध से होकर के जाता है। आप पूर्ण शांति तभी स्थापित कर पाते हैं, चाहे वो महाभारत की अगर हम उठा के देखें तो वो युद्ध से होकर के वो शांति की ओर गया। इसमें नुकसान दोनों तरफ का होता है, इसमें कोई और प्रधानमंत्री को जो इस सारे मैटर में मैं उसी पे आ रहा हूँ कि हमारे यहाँ क्या है कि एक बड़ी विडंबना है। मैं मोदी जी के पक्ष की या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात ये कर रहा हूँ कि हम लोग किसी के विचारों से भिन्नता रखते हैं, लेकिन यहाँ क्या हो गया है कि विरोध करते करते, मोदी जी का विरोध करते करते हमें पता नहीं चलता कि कब हम अपने देश का विरोध करने लगते हैं, कब हम अपने इतने पुरातन संस्कृति जो है हमारी, इतनी पुरानी जो पहचान है हमारी, हम उसका विरोध करने लग जाते हैं। और इसके लिए वो जवाब देते हैं कि मोदी का विरोध का मतलब ये नहीं है कि हम देशभक्त नहीं हैं। बिल्कुल आप देशभक्त हैं, आप मोदी जी का विरोध करें, लेकिन विरोध की एक सीमा होती है। आप ये देखिए कि आप जिस लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत एक व्यक्ति चुन करके हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर बनते हैं, तो अगर हम उनका अपमान करते हैं तो हम अपने उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी, मतलब आप ये कहना चाहते हैं, जो हम समझ पा रहे हैं, कि अगर जब भी हमारे देश में ऐसा आतंकवादी घटनाक्रम होता है, ऐसी घटनाएं होती हैं, तो बजाय उस देश से एकजुट होकर लड़ने के, हम आपस में ही लड़ने भिड़ने लग जाते हैं। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाती है, कहीं इन्होंने तो ऐसा नहीं किया, उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। बिल्कुल, असल में, और ये ऐसा नहीं, ये पहली बार हो रहा है हमारे देश में इस तरीके का कि हम विरोध पहले भी होता था राजनेताओं का। अब क्या है कि ये विरोध ऐसा हो गया है, या तो ये डर हो गया है कि
जिस तरीके से मोदी जी जो लोकप्रिय हुए हैं इस देश के अंदर, तो विपक्ष की जो भूमिका है वो बड़ी नगण्य और शून्य से हो हाँ जी, हाँ जी। मैं इसका भी विरोधी हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में पक्ष के साथ विपक्ष भी बहुत मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन अगर विपक्ष कमजोर हो रहा है तो इसमें हमें विपक्ष को अपने भीतर भी झांकना होगा कि क्यों हमारे देश की जो जनता है इसने हमें नकारा है। हमारे कुछ तो हमारे अंदर कमी रही होगी कि 4 सीटें 3 सीटों वाली बीजेपी आज इस स्थिति में पहुंच गई है, तो कहीं ना कहीं जनता को उसकी नीतियों ने प्रभावित किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा मानना यह है कि कम से कम जब देश पर इस तरीके की कोई विपदा आती है, कोई पड़ोसी मुल्क हमारे मुल्क पर हमला करता है, तो ऐसे में अगर हम अपने कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के मान और सम्मान को ठेस पहुंचाते हों, तो हम एक किस्म से अपने पिता का अपमान कर रहे हैं सरे बाजार। जी जी जी। आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने कुछ अपने न्यूज चैनल्स जो उनके हैं, उन्होंने भारत के बोले हुए नेताओं के जो वक्तव्य है, जो उनकी बाइट्स हैं, वो चलाई है कि आपके देश के नेता तो ऐसा कह रहे हैं। तो ये कितने अपमान की बात है। वो बिल्कुल सही है। अपने घर के मुखिया की हर कोई रिस्पेक्ट करता है और करनी भी चाहिए, और मुझे लगता है वो अपने बच्चों के, अपने परिवार के हित में डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ एकजुटता की जरूरत है। अच्छा, एक बात और, ये जो सब चीजें हुई, हमला हुआ, तो पाकिस्तानी कई एक्टर एक्ट्रेस ऐसे हैं जिनके फैंस उत्तराखंड में हैं और उन सबको बैन भी किया गया, और उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया भी आई। जब ये पहलगाम वाला अटैक हुआ तब उनका कोई रिएक्शन नहीं आया कि हाँ ये आतंकवादियों ने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब उनके देश पे हमला हुआ तब ये बात जरूर आई कि इंडिया कायर है, ये ऐसा निर्दोषों को मार रहा है, बहुत गलत कर रहा है, और उनके फैंस हमारे देश में ही मौजूद हैं। तो क्या ऐसे लोगों की फैन फॉलोइंग की जानी चाहिए? एक इसके लिए एक अंग्रेजी में बड़ा अच्छा वर्ड है, और ये हमारी एजेंसीज ने, हमारे रॉ ने, हमारे आर्मी ने, या फिर दूसरे देश की आर्मी ने एक वर्ड बड़ा अच्छा इजाद किया है इसके लिए, कोलैटरल डैमेज। जो कोलैटरल डैमेज होता है, ये युद्ध का एक हिस्सा होता है। जब बम कहीं पे डाला जाता है तो जाहिर सी बात है उसमें आतंकवादियों के साथ निर्दोष भी मारे जाते हैं। और ये कदम उठाना बहुत जरूरी था। मैंने कहा ना कि शांति का रास्ता युद्ध से होकर के जाता है। जब तक ये डर सामने वाले देश के अंदर नहीं होगा कि सामने वाला भी लड़ सकता है, ताकतवर है, और वो हमें इस स्तर पर नुकसान पहुंचा सकता है, तो तब तक हमारे देश में शांति नहीं रहेगी। तो मैं ये नहीं कि इसका पक्षधर हूं कि निर्दोष जो है आम जनता क्यों इसमें उनको क्यों नुकसान हुआ, लेकिन ये होता है भाई। आप ये देखिए कि अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम डाला, तो उसमें उस जमाने में मेरे ख्याल से 2 लाख के करीब लोग हताहत हुए थे, और वो उसमें 70% लोग जो होंगे वो आम लोग होंगे, 30% ऐसे होंगे जो आर्मी से संबंधित थे या कुछ और थे। तो लेकिन उसके पीछे का वो बिल्कुल मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं कि हिरोशिमा नागासाकी पे बम डाला, वो जापान आज तक भुगत रहा है। लेकिन वो बम डालने के पीछे के कारण क्या थे कि जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला करके इनके पता नहीं कितने जहाजी बेड़ों को नुकसान पहुंचाया था जापान ने अमेरिका के। तो अमेरिका ने मजबूर होना पड़ा कि वो एटम बम का इस्तेमाल करे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मतलब पर फैन फॉलोइंग पे आते हैं कि उनके फैन फॉलोइंग इंडिया से काफी अच्छी थी, अभी ब्लॉक किए गए उनके चैनल्स, उनके वो और वो इंडिया विरोधी, जहाँ की रोटी एक तरह से वो खा रहे हैं, विरोधी वो जो बयान दिए जा रहे हैं, वो देखिए मैंने कहा ना कोलैटरल डैमेज है ये। जी जी जी। तो और पता नहीं कैसे हम लोग उनके फैन बन जाते हैं और उन्हें चुन लेते हैं। और मेरा मानना है कि राष्ट्र सम्मान से ऊपर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होता। मेरा राष्ट्र मेरा राष्ट्र, और राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं है, आपका धर्म भी नहीं है। तो जिस दिन ये बात हमें समझ में आ जाएगी, जो देश आपको पाल रहा है, पोस रहा है, आपके परिवार को पाल पोस रहा है, आपको सुरक्षा दे रहा है, जिस राष्ट्र में आप पैदा होते हैं, जिस राष्ट्र में की मिट्टी में आप मिल जाते हैं, जो राष्ट्र आपको इतना कुछ देता है, तो हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं
उस राष्ट्र के प्रति। अच्छा, मुझे लगता है हम लोगों की जो अपब्रिंगिंग होती है हमारी यही होती है, राष्ट्र राष्ट्र देश देश। मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें पाकिस्तान में वहाँ के रिपोर्टर पूछे थे कि आपके लिए इस्लाम पहले है या आपके लिए देश पहले है, तो वहाँ सब लोगों ने बोला हमारे लिए इस्लाम पहले, हमारे लिए इस्लाम पहले। हमारे पूछा आपके लिए देश पहले है या आपके लिए धर्म पहले, तो सबने बोला हमारे लिए देश पहले है। हाँ, इसके पीछे जी देखिए, इसके पीछे एक बड़ा छोटा सा कारण है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, जीवन जीने की एक पद्धति है। धर्म हमेशा वो होता है जो किसी इंसान के द्वारा शुरू किया जाए जी। और जिसके फॉलोवर्स हों। तो पाकिस्तान हमसे हारता क्यों है? क्योंकि वो राष्ट्र प्रेम नहीं रखता, वो धर्म प्रेम रखता है, इसलिए उनकी वहां की सेना हार जाती है। लेकिन वहीं के आतंकवादी हम पर भारी पड़ते हैं, कई बार वो हमें बड़ा परेशान करते हैं। क्यों? क्योंकि वो धर्म उनके लिए सिर्फ धर्म है और धर्म के लिए कुछ भी मिट जाएंगे वो। तो इस्लाम जो है, ये मैं इस्लाम की कोई इसमें मतलब निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो अपब्रिंगिंग ऐसा है कि धर्म को उन्होंने जीवन का इतना ऐसा हिस्सा बना दिया है कि वो उससे बाहर नहीं निकल सकते। इसीलिए जो आज हमारे सरकार ने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आज एक कानून आया है, तो ये मैं इस कानून की सराहना इसलिए करूंगा कि कोई हिंदू पर्सनल लॉ नहीं होना चाहिए, कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं होना चाहिए। धर्म जो है बहुत निजी चीज है, एक नितांत निजी की, जैसे पति पत्नी के बीच का जो एक संबंध होता है, जो बेडरूम का संबंध है एक, वो आप उसका डिस्कशन आप चौराहे पर नहीं करते। उसी तरीके से धर्म भी आपका इतना निजी है कि ये जिस दिन दिल्ली के बाहर जब जाएगा तो ये मानवता को कलंकित करेगा, ये आतंकवाद को पैदा करेगा। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड और जो कानून होता है वो हमेशा दिल्ली के बाहर भी होता है और दिल्ली के अंदर भी होता है। तो कानूनी रूप देना ये बहुत जरूरी था। और जब एक कानून, एक देश एक कानून होता है तो कोई असमानता की बात नहीं कर सकता उसमें। फिर जैसे ये अब ये लड़ाई होती है भाई, हिंदू पर्सनल लॉ में तो ये है, मुस्लिम पर्सनल लॉ तो हमारा ऐसा कहता है, हमारी शरीयत तो ये कहती है। तो देश जो है वो हिंदू पर्सनल लॉ से नहीं चलता, शरीयत से नहीं चलता। देश जो है समाज से चलता है, देश जो है कानून से चलता है। और जो हमारी एजेंसीज हैं वो इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं जो उस कानून को लागू करवाती हैं, पालन करवाती हैं। तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल। और अगर हम बात करें हमारे देश में और पाकिस्तान में, क्या लगता है आपको कि आपके जो एक्टर एक्ट्रेस है, कहाँ उनको ज़्यादा सम्मान या तवज्जो दी जाती है? देखिए, वहाँ पे क्या है कि मैंने कहा ना कि जब धर्म आप पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है तो जो कोई भी धर्म खराब नहीं होता, लेकिन क्या है उसका इंटरप्रिटेशन जो होता है वो खराब होता है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो खराब होता है, वो किस तरीके से थोपा जा रहा है वो खराब है। तो वहाँ क्या है, इसलिए वहाँ पे कलाकारों की इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है। तो जब सम्मान और इज्जत नहीं है तो फिर पैसा भी नहीं है। तो इस सम्मान और इस इज्जत के लिए वो लोग हमारे देश की ओर भारत में आते हैं, भारत की ओर रुख करते हैं, वो चाहते हैं। लेकिन उनकी अपब्रिंगिंग क्या है, वो धार्मिक रूप से इतने उन्मादी है कि वो ये भूल जाते हैं कि जिस भारत ने हमें इतना सम्मान दिया, इतना पैसा दिया, हमें इतने लोग आज हमें भारत की वजह से जान रहे हैं, उसी को गालियां देने लगते हैं, उसी को वो ऐसे बयान दे देते हैं क्योंकि देश की रिस्पेक्ट करनी उन्हें नहीं आती। हाँ, उनके लिए राष्ट्र नहीं है कुछ। तो जिस दिन मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान राष्ट्र प्रेम सीखे। जिस दिन राष्ट्र प्रेम होगा उस दिन वो कभी भी दूसरे देश की ओर उंगली नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि बाकी पलट की उंगली हमारी तरफ होगी तो हमारे राष्ट्र का भी नुकसान हो जाएगा। 3 उंगलियां हमारी तरफ होगी। तो राष्ट्र प्रेम जिस दिन जागेगा उस देश के अंदर तो वो भी बिल्कुल हमारे ही भाई हैं। जैसा हम खाते हैं, पीते हैं, सोचते हैं, एक जैसी संस्कृति से निकले हुए 2 लोग हैं, तो वो हमसे अलग क्यों है? सिर्फ धर्म हमें अलग कर देता है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ जब कोई सेना का जवान मरता है तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि वो वीर सैनिक जो है वो शहीद हो गया। लेकिन वहां की जो खबरें चल रही थी उसमें हम देख रहे थे हमारी मस्जिदें शहीद हो गई। हाँ, वो धर्म, मैंने कहा मस्जिदें शहीद हो गई। इंसान तो मर रहे थे लेकिन शहीद हो रही थी मस्जिदें। धर्म बहुत हावी है। और यहाँ पे मैं वैसे कम्युनिस्ट विचार का बिल्कुल से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे कार्ल मार्क्स की बात सही लगती है कि धर्म एक अफीम की तरह है, एक नशा जो है,
और इस नशे से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। धर्म आपके लिए एक मील का पत्थर ज़रूर है कि जब आप सफ़र करते हैं तो मील का पत्थर जब आप देखते हैं तो आपको वो सफ़र थोड़ा आसान लगता है कि भाई यहाँ से डोई वाला अब 5 किलोमीटर रह गया है, अब यहाँ से हरिद्वार 18 किलोमीटर, तो वो हमें सुकून देता है, अच्छा सिर्फ 18 रह गया। तो धर्म भी हमारे जीवन में मील के पत्थर की तरह है। तो लेकिन वो पत्थर हमारे सर पर हावी ना हो जाए, हमारे सर पे पत्थर ना बस जाए, हमें उससे भी सचेत रहना है। धर्म बिल्कुल निजी नितांत चीज़ है और इसको आप निजी ही रहने दें, इसको थोपे ना किसी के ऊपर। पत्थर पड़ेगा तो चोट तो लगेगी, जाहिर सी बात है। अच्छा, आप उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आए, हमारी नौनियों के लिए, पहाड़ की महिलाओं के लिए क्या कुछ कहेंगी? मैं खुद ही बात करूं तो आपकी जो टीम है इसमें इतनी महिलाएं हैं, आपकी वाइफ खुद, उन लोगों के साथ भी काफ़ी कुछ मुझे स्टोरी उन लोगों ने भी बताई थी। कुसुम ने, हम नुक्कड़ नाटक करते हैं तो हमें क्या कुछ सहना सुनना पड़ता है, कितना स्ट्रगल करके वो आपकी टीम की लड़कियां महिलाएं आगे बढ़ रही है, क्या कुछ उनके लिए आप मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मानना यह है कि मैं पूरे देश की महिलाओं से दीगर अपने प्रांत की महिलाओं के लिए बात करता हूँ कि उत्तराखंड कम से कम, यह हमारा ये पहाड़ी प्रदेश है, ये पहाड़ी प्रदेश जो है ये महिला की पीठ पर टिका हुआ है। चाहे इसे आप बोझ के रूप में लें, चाहे आप इस प्रांत की उन्नति के लिए लें, चाहे इसके लिए लड़ाई के रूप में लें। हमारे प्रदेश में जितने भी बड़े आंदोलन हुए हैं वो महिलाओं ने लड़े हैं, महिलाओं के द्वारा हुए हैं। अब आप चाहे पेड़ों को बचाने के लिए चिपको लें, जो पूरे दुनिया में मशहूर हुआ, भले ही उसका फिर क्रेडिट जो है कुछ पुरुषों ने भी ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल। टेंचरी माई हुई, शराबबंदी का टेंचरी माई ने किया। उत्तराखंड बनाने के लिए उत्तराखंड का जो आज हम जिस प्रदेश को अपना एक कहते हैं कि हमारा एक पहाड़ी प्रदेश है, इसके पीछे जो है, जो हमारे महिलाएं रही, जो मातृशक्ति थी, वो उसका बहुत बड़ा हाथ है। और आज भी जो पहाड़ को संभाले हुए है वो महिलाएं हैं। और मेरा जो यहाँ साक्षात्कार ले रही है वो भी एक महिला है। तो उत्तराखंड की नौनी जो है, तो वाकई में जो उत्तराखंड की नौनी है, उत्तराखंड की महिला जो है, उत्तराखंड की जो बहन है, वो सम्मानित है सभी के लिए और वो प्रेरणा भी है। बिल्कुल, इतना अच्छा काम कर रही हैं। एक हर कोई अलग अलग शिखर पे है और खास करके हम तो सल्यूट करते हैं उनको जो पहाड़ में है, वो बाग, जंगल, घास लेना, पानी लाना, मतलब वो सब जो मेहनत कर रही हैं। तो अभिषेक मेंदोला जी, आप स्टूडियो में आए, उत्तराखंड की नौनी के आज हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह बने रहिएगा हमारे साथ। बाकी आप लोग भी हमारे भेंटवार्ता सेगमेंट को देखिएगा, शेयर कीजिएगा। कुछ अच्छे चेहरे आपके पास हो तो लाइएगा, उनका भी हम साक्षात्कार करेंगे, पॉडकास्ट करेंगे। और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले भेंटवार्ता सेगमेंट में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद।